हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विजय कुमार में। दोस्तों, आज हम लोग मैथ का सेट 5 कंप्लीट करने जा रहे हैं और क्लास 10th का गणित है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग सेट 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही साइंस का 5 सेट कंप्लीट हो गया है और एसएसटी का 5 सेट कंप्लीट हो गया है। हिंदी का 1 सेट कंप्लीट हुआ है और इंग्लिश का क्या है 4 सेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैथ का सेट 5 और लास्ट सेट है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह से 40 क्वेश्चंस पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं फटाफट। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 225 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। लिखा जा सकता है, किस रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड 225 का। तो क्या होता है 225 5 2 7 2 9 3 से कट जाएगा, 3 7 21 1 3 5 15। ठीक है, अब फिर 3 से कट जाएगा, 3 2 6 1 3 5 15। ठीक है, अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 5 25, मतलब 3 2 बार और 5 2 बार। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। 3 2 बार 5 2 बार, 3 2 बार 5 2 बार, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 130 130 और 420 का महत्तम समावर्तक 10 दिया हुआ है और उसका क्या निकालना है, लघुत्तम समावर्तक, मतलब एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं फटाफट, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग उसी फॉर्मूला से बनाते हैं। तो पहला संख्या है मेरा 130 है, दूसरा संख्या 420 है, उसका एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम निकाल देना है फटाफट। तो 130 है, दूसरा में क्या है 420 है। अब उसके बराबर क्या होता है, उसका एचसीएफ 10 दिया हुआ है और एलसीएम निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं 10 दिया हुआ है, 10 1 0 1 0 कट जाएगा आराम से। अब क्या 130 को 42 से गुना कर दो, 42 से गुना कर देते हैं, क्या हो जाता है 0 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, वहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, 4 3 12 के 2, हाथ में 1 और 4 कम 4 1 5। ठीक है, अब जोड़ देते हैं इसको 0 6 2 2 4 और 1 5, मतलब क्या हो गया 5460 हो गया। देखते हैं 5460 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 5460। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि यदि एचसीएफ ये और 8 का 4 है और उसी का एलसीएम मतलब ए और 8 का 24 है तो वह ए का मान ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर नंबर का बोल रहा है कि नंबर क्या होगा कि दोनों नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है 4 और एलसीएम दिया हुआ है 24, तो वह दोनों संख्या में से एक संख्या का 8 वैल्यू दिया हुआ है और दूसरा संख्या ये निकालना है। ठीक है, तो हम लोग वही फॉर्मूला का यूज करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि a इंटू बी बराबर होता है एलसीएम इंटू क्या होता है एचसीएफ होता है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन अब हम लोग का क्या क्या दिया हुआ है, इसमें एक निकालना है और हम लोग का बी का वैल्यू दिया हुआ है 8। क्या दिया हुआ है 8। ठीक है, बी का वैल्यू दिया हुआ है 8, तो एलसीएम भी साथ में दिया हुआ है कितना, एलसीएम दिया हुआ है 24 और एचसीएफ दिया हुआ है कितना 4। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ये जब इधर आएगा 8 तो क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा, तो काट देते हैं, यहीं से काट देते हैं। 8 चौक 8 16 8 24, 3 बार में कट गया, 3 बार में तो क्या हो गया 3 चौक 12, 12 हो जाएगा, ए बराबर 12 हो गया। तो 12 देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि एक धनात्मक संख्या 4q + 1 के रूप का है, तो बताइए कि निम्न में से क्या होगा। धनात्मक संख्या मतलब 4q + 1 के रूप में है तो वह किस तरह का संख्या देगा। ठीक है, सम देगा कि विषम देगा कि या परिमेय संख्या देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, धनात्मक संख्या बोला तो यहाँ पर q के जगह पर 1 2 3 0 बैठाते हैं, 0 1 2 3 कुछ भी संख्या लिखो धनात्मक होना चाहिए। तो हम लोग क्या 0 बैठते, सबसे सिंपल है 0 बैठाओ। 4 इंटू 0 + 1 क्या दिया 1 दे दिया, ये भी विषम संख्या हो गया। अब एक बैठा कर देखते हैं, 4 इंटू 1 + 1 बराबर 4 1 5, ये भी विषम संख्या दिया। अगर 2 बैठाएंगे तो 4 2 8 + 1 9, ये भी विषम संख्या। मतलब हम क्या करते हैं कि जितने भी धनात्मक संख्या बैठा रहे हैं तो हमारा विषम संख्या दे रहा है तो हो जाएगा विषम संख्या, हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 4 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा विषम संख्या।
अब 5 में बोल रहा है कि द्विघात बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, तो उसके बोला कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा वो बोल रहा है। तो शून्यकों का गुणनफल हम निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई। तो सी क्या है मेरा, देखो ए बी सी हो गया 2 बटा में क्या है 1 है, तो हो गया 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो शून्यकों का गुणनफल मेरा 2 हो गया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा 5 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है यहाँ पर कि अधिक शून्यकों का क्या दिया हुआ है योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है क्रमशः 3 और -2 है। तो बताइए कि द्विघात बहुपद उसका क्या निर्माण क्या फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा दिया हुआ क्या दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना 3 दिया हुआ है, और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है हमारा -2 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या निकालेंगे फॉर्मूला, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर 3 बैठाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3x, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2 बराबर 0। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x -2, एक्स स्क्वायर माइनस 3 -2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 7 में, तो ये तो बहुत आसान है। इसमें बोला कि पी एक्स का शून्य ज्ञात करना है, तो पी एक्स का शून्य देखते हैं एक्स कितने जगह पर, एक्स में एक प्रतिच्छेद क्या है, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3, तो हो जाएगा 3 शून्य हो जाएगा। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 3, वही हो जाएगा आंसर 3, ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 4 है और 4x माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ इसका वैल्यू बोला कि क्या होगा, तो हम लोग इस तरह का जब भी पूछेगा हल क्या होगा, तो हम लोग सबसे क्या करते हैं कि a1/a2 बराबर b1/2b2 बराबर c1/c2 से ही पता चल जाएगा। ठीक है कि नहीं है। तो इसका a1 देखो 3 है और 2 है, और e2 कितना 4 है, b1 कितना 3 है, b2 -5 है। तो बैठा देखते हैं यहाँ पर a1/2 क्या निकलता है, a1/a2 क्या निकलता है हो जाएगा 2, इसका 2 है और इसका है 4, तो 2/4 हो गया यानी कि 1/2 आ गया। अब b1/b, तो b1 मेरा b2 निकाल के देखते हैं क्या होता है, b1 मेरा आ गया 3, b2 कितना है -5। ये क्या बराबर नहीं है, ये दोनों ही अगर दोनों बराबर नहीं रहेगा तभी हम c1/c2 निकाल, बराबर रहेगा तब c1/c2 निकालेंगे, नहीं बराबर रहेगा तो c1/c2 निकालने का जरूरत ही नहीं है। तो यह क्या दे रहा है हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 दे रहा है। मतलब ये संख्या क्या हो गया, ये संख्या प्रतिच्छेदी हो गया, क्या हो गया प्रतिच्छेदी। ठीक है, प्रतिच्छेदी मतलब उसका एक हल होगा, क्या होगा एक हल, उसका अद्वितीय हल जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा कोई हल नहीं होगा, तो हो जाएगा 8 का ये ऑप्शन से हो जाएगा। अब 9 में देखते हैं 9 में क्या बोल रहा है कि 9 बोला कि ये एक समीकरण का युग्म दिया, मतलब यह समीकरण ही है। ठीक है, y बराबर 0 और y बराबर -5 है। तो बताइए कि इसका हल क्या होगा, हल कोई होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका समीकरण इसका क्या होता है, ग्राफ में किस तरह से खिंचाएगा। सो ये है क्या एक एक्स वाई एक्सिस ले लिए, इधर ले लेते हैं। अब एक है y बराबर 0, तो y बराबर 0 कहाँ पर, यहीं पर होगा पूरा एकदम पॉइंट पर, मूल बिंदु पर। ठीक है, और y बराबर -5 है, तो -5 नीचे तरफ होगा। ठीक है, इधर -5, तो इसका जो लाइन ऐसे खिंचाएगा, y का मान रहेगा और x एक्सिस से क्या पैरेलल खिंचा रहा है, तो x एक्सिस के जब पैरेलल रहेगा दोनों पॉइंट, तो क्या कोई वैल्यू आंसर देगा, कोई हल देगा, नहीं देगा, कोई हल ही नहीं देगा, तो हो जाएगा कोई हल नहीं है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना है कि जब भी मान लो x बराबर कुछ लिया रहेगा और x बराबर कुछ भी समीकरण रहेगा तो y एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, अगर y का मान दिया रहेगा तो उसका क्या होता है, वो जो पैरेलल रहेगा x एक्सिस के पैरेलल रहेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर y का मान दिया हुआ है तो मतलब x एक्सिस के पैरेलल जा रहा है वो रेखा। ठीक है, समीकरण, तो इसका कोई हल नहीं होगा, तो हो जाएगा कोई हल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि 6x - 2y + 9 बराबर 0, 3x - y + 12 बराबर 0 है। तो बताइए कि ये इसके जो समीकरण है, इस समीकरण के द्वारा किस तरह की
रेखाएं निरूपित होगी, खींचा जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर A1 मेरा कितना 6 है, इधर A2 कितना है मेरा 3 है। अब देखते हैं ये कितना इसका दे दिया, 1 हो गया, इधर 2 हो गया, मतलब 2 दिया। ठीक है, अब देखते हैं इधर ये इधर इसके बराबर है कि नहीं। यहाँ पर देखो -2 है B1 और B2 यहाँ पर मिट गया। फिर से देखते हैं यहाँ पर A1/A2 निकालते हैं तो क्या निकलता है 6/3 निकलता है। अब हम लोग देखते हैं क्या निकलता है, B1/B2 निकालते हैं तो क्या देगा, B1 मेरा है -2, B2 मेरा है कितना -1 है। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू दिया 2 दिया, इसका भी काटेंगे तो इसका भी वैल्यू 2 दिया। ठीक है, अब देखते हैं C1/C2 जब दोनों बराबर रहेगा तब C1/C2 के तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर C1 और C2 निकाल के देखते हैं तो क्या देता है, C1 मेरा है 9 और C2 मेरा है 12, तो इसको काटने कितना हो जाएगा 3 3 9 3 चौक 12। C बराबर नहीं है, C1 बराबर C2 नहीं, C1 C2 नहीं बराबर है तो क्या हो जाएगा A1/A2 केवल बराबर रहा, बराबर B1/B2 हो गया, नॉट इक्वल टू C1/C2 हो गया। तब हम लोग का क्या देगा, उसका रेखाएं किस तरह से बनेगी। तो यह जो है यह समांतर का है, क्या समांतर का है। ठीक है, समांतर रेखाएं का यह कंडीशन है, तो इस समांतर रेखाएं का कंडीशन है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि x + 3y = 5 है और 2x - y = 3 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिखा हुआ x माइनस, देखो यहाँ पर x का मान निकाला था हम लोग, y को कटवाएंगे, y को क्या करेंगे काटेंगे। ठीक है, तो y को काटने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर एक y है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण में 3 से गुना करना पड़ेगा। तो समीकरण में 3 से गुना करते तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसको उसी तरह लिख देते हैं x + 3y = 5। अब इसको गुना करते हैं यहाँ पर, तो गुना करने पर क्या हो जाएगा समीकरण इसमें, तो हो जाएगा 3 दूना 6, 6x, दूसरा में हो जाएगा -3y। ठीक है, बराबर हो जाएगा 3 3 9। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, एडिशन कर देते हैं, 3 कट जाएगा बीच वाला y वाला, हो जाएगा 7x हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 5 14 हो जाएगा, 14 हो गया। अब 7 दूना 14, मतलब 2 बार में x का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, तो हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12 नंबर क्या बोलता है कि x = 2 y = 3 है, तो बताइए कि इस समीकरण में अगर पुट करते हैं तो k का मान क्या निकलेगा। तो हम लोग बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या करते हैं इसमें x का मान 2 रखते हैं, यहाँ पर y का मान 3 रखते हैं, यहाँ पर क्या देगा 2 दूनी 4 दे देगा, प्लस में 3 दे देगा, बराबर k, मतलब 7 वैल्यू दे दिया। तो 7 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब 13 में बोल रहा है कि समीकरण x + y = 16 और x - y = 2 है, तो बताइए इसका हल क्या होगा, मतलब x और y का मान क्या होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, केवल x y का मान यहाँ पर पुट करके देखते हैं, जिसका +16 आ गया, जिसका -2 आ गया, तो बस वही समीकरण हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं जोड़ क्या, 3 और 5 को जोड़ते हैं तो 5 3 8, 16 के बराबर नहीं आए तो ये गलत हो गया, ये कट गया। 9 और 7 को जोड़ते हैं, 9 10 6 16, हाँ 16 आ गया, 16 आ गया कि नहीं आ गया, बराबर 16 के जोड़ने पर। तो देखते हैं माइनस, देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने से ही मतलब नहीं है, बी वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, लेकिन अब देखते हैं कि x - y = 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो x मतलब 9 - 7 करेंगे तो 2 आ गया, मतलब ये क्या दोनों तरफ से कंडीशन सही है। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब 13 हो गया, 14 में देखते हैं 14 क्या बोल रहा है। अब इसमें बोलता है कि द्विघात समीकरण का घात क्या हुआ। द्विघात हम लोग क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होता है, तो घात सबसे क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देखो यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² - 6x + 1 = 0, तो उसका मूल कैसा होगा, मूल निकालने वाला, जहाँ मूल का बात होगा किस तरह का होगा उसके बारे में प्रकृति पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्रकृति। ठीक है, तो प्रकृति के लिए हम लोग क्या करेंगे, b² - 4 इसे निकालेंगे, हो जाएगा बी हो गया, डी निकालना है तो b² मतलब -6 का स्क्वायर -4 इंटू ये कितना है 1 है, इंटू सी मेरा कितना है 1 है, क्या निकलेगा 6 6 36 माइनस
4 बराबर क्या हो जाएगा 32, मतलब क्या ग्रेटर देन जीरो। जब ग्रेटर देन जीरो होता है उसका वैल्यू मतलब b² माइनस 4ac का मान बड़ा हो गया जीरो से, तो वह क्या देगा वास्तविक और असमान देता है। क्या था असमान, ठीक है, वास्तविक और असमान। तो यह समान क्या हो गया बी ऑप्शन से हो गया। अब देखते हैं 16 नंबर क्या बोल रहा है। या तो बहुत ही अल्फा बीटा निकालना है, तो इसको क्या करना है, देखो अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा शून्यकों का योग। तो शून्य अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ये होता है। तो माइनस बी क्या हो गया 3 हो जाएगा, -3 बटा ये 1 हो गया, तो -3 ही हो गया। -3 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब 17 बोलता है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, तो विविधकरण निकालिए, मतलब डी निकालो। तो डी निकालने का सबसे आसान तरीका है, क्या करो b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, ये हो गया मेरा b माइनस 4, ये क्या हो गया, ये क्या यहाँ पर है 1 इंटू सी कितना 3, तो क्या हो गया 6 6 36 माइनस 4 दिया 12, 6 में से 2 गया 4 हो जाता है, और 3 में से 1 गया 2, 24 होता है। जो 24 यहाँ पर ऑप्शन में भी नहीं है, तो यहाँ पर 24 यहाँ होना चाहिए, लेकिन 2 4 ही दिया है, तो ऑप्शन होना चाहिए 24, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अब 24 आंसर नहीं दिया है, 24 होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर बोल रहा है कि बताइए निम्नलिखित द्विघात समीकरण में कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर कोई वास्तविक मूल नहीं है तो उसका निम्न से कौन सा कथन सत्य है। तो हम लोग जानते हैं कि जिसका वास्तविक मूल नहीं होता है उसका कौन सा कंडीशन होता है, उसका कंडीशन होता है कि b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से कम आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया, माइनस में आ गया, तो वह उसका वास्तविक मूल नहीं होता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 0 से लेस देन। देखो यहाँ पर ये बराबर 0 इसका समान होता है, एक अर्थ जैसे अलग अलग होता है। देखो ये इसमें नेगेटिव क्या है 0 से लेस देन है, तो नेगेटिव हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 2x प्लस के बराबर 0 तो उसका मूल समान हो तो के का मान निकालिए। मूल समान कहने का मतलब क्या हो गया, जिसका d बराबर 0 हो तभी मूल समान होगा, मतलब b² माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर b² क्या हो गया -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या है a इंटू सी क्या है के बराबर 0 होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर 2 दूना 4 हो गया, माइनस हो गया 4 के बराबर 0, तो इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 4 बराबर 4 के, मतलब के का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है, के का वैल्यू 1 हो गया। तो देखते हैं के का वैल्यू 1 किस में है, 1 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें बोला कि 20 का बताइए हल करके, तो इसका मूल ज्ञात करना है। तो मूल क्या करें, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस x माइनस 6 है, तो x² उसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा -3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0 है, ठीक है। अब इसको तोड़ दिए तो क्या हो गया, इसको तोड़ दिए तो इस रूप में तोड़ दिए, इसको +2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा -x आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, अब कॉमन लेते हैं, x यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x बचेगा -3 हो गया। अब यहाँ पर +2 कॉमन लेंगे तो x -3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर x +2 आ गया और x -3 आ गया, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर +2 है तो यहाँ पर -2 देगा, और यहाँ पर -3 हो जाएगा +3, मतलब क्या देगा -2 +3। तो -2 +3 किस में है, -2 +3 -2 +3 ओ -2, हाँ देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन पिछला वाला में दिया था इसी यही क्वेश्चन, तो उसमें ऑप्शन गलत दिया था, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सही दिया है -2 +3, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। अब 21 देखते हैं, बोला कि प्रथम पद ये है और सार्वंतर डी है, तो बताइए उसका AP का nवां पद क्या होगा, nवां पद, ठीक है, n पद क्या होगा देखते हैं, उसका फॉर्मूला बताना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम जानते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। अब 22 बोलता है यहाँ पर कि 10 7 4 इस तरह से AP में डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते जा रहा है, तो बताइए कि 30वां पद क्या होगा, मतलब 30वां पद निकालना है, ठीक है। तो n दिया हुआ है 30, तो बताइए फटाफट ये निकालिए। यहाँ पर प्रथम पद क्या है, ये है, डी क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले लिख देते हैं। यहाँ पर देखो ये बराबर आ गया 10, डी बराबर आ गया
7 - 10 बराबर क्या हो गया, -3 हो गया। अब ये n बराबर क्या है, n बराबर 30 है। अब फॉर्मूला में उठा दीजिए, ए एन बराबर a + n - 1 इंटू डी में बिठा देना, ठीक है। तो ये कितना है, 10 है, प्लस में n कितना है, 30 है, तो 30 - 1 इंटू डी कितना आया, -3 आया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या, 10 प्लस, अब यहाँ पर क्या, 29 इंटू -3 कर दो, ठीक है। अब 10 माइनस में आएगा, अब इसको सॉल्व कर दो, 29 दिया, 9 × 27 के 7, हाथ में 2 और 3 2 9 6 और 2 8, -87 हो गया, मतलब -77, ठीक है, -77 हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं 23 बोलता है कि 5 7 9 11 इसमें से कौन सा पद क्या होगा, 27 होगा। कौन सा पद 27, मतलब एन क्या होगा कि 27 वैल्यू देगा, ठीक है, ए एन। तो हम लोग ए एन दिया हुआ है यहाँ पर, तो ए बराबर मेरा क्या है, ए बराबर दिया हुआ है 5, डी बराबर दिया हुआ है 7 - 5 बराबर -2, और सॉरी 2 -2 बोल देते हैं, यहाँ पर 2 होगा। अब यहाँ पर ए एन दिया हुआ है 27, अब बताइए एन वाला, तो एन निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन वाला, ठीक है। तो हो जाएगा ए एन बराबर क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये n दिया हुआ है मेरा 27, यहाँ बैठा दिए 27, ये कितना है, ये है मेरा 5 प्लस ये n मेरा निकालना, n - 1 इंटू डी हो गया 2। अब इधर 5 इधर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 बराबर इधर 2 डिवाइड में हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, n - 1। अब 11 2 9 22, मतलब n का वैल्यू एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर यही है राइट आंसर। अब यहाँ पर बोला कि बताइए कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 15, ठीक है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग शुरू से लेके 15, ठीक है, 15 बोल रहा है, 15 विषम संख्या निकालना है, उसका योग क्या होता है। तो उसमें क्या 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 हो जाएगा, शुरू से 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, 15 पद तक बोला, 15 पद तक, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा 1, डी बराबर हो जाएगा 3 - 1 बराबर 2, और एन बराबर बोल रहा है 15, क्या बोल रहा है 15, ठीक है। तो अब ये तीनों चीज़ हमारा दिया हुआ है, अब हम लोग को क्या निकालना है, एन पदों का योग निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी, इस तरह से होता है। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी, इसमें बैठा के हल कर देना। यहाँ पर कितना है, तो n तुम्हारा हो जाएगा 15, डिवाइड में 2 हो जाएगा, शॉर्टकट में बना दे रहे हैं। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 1 से शुरू करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 15 - 1 14, और यहाँ पर डी कितना आता है, डी तो 2 का डिफरेंस होता है, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 15 इसको रहने देते हैं, बटा 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 ना 28, ठीक है, 28 2 30 हो जाएगा। अब 2 से कट जाएगा 15, तो 15 15 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 × 15 तो 225। तो आपको कुछ नहीं, अगर नहीं यहाँ समझ में आ रहा है तो इस फॉर्मूला में खाली बैठा दीजिए और सबको सॉल्व कर दीजिए, सबका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 225 आया है, 225 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला है कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की अगर समान संख्या, मतलब त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो त्रिभुजे की बात कर रहे हैं, तो समान संख्या वाले समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण क्या होगा, बराबर हो। क्या होता है, संगत कोण बराबर होता है समरूप का। संगत कोण भले भुजा बराबर हो या नहीं हो, लेकिन संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो संगत कोण क्या होता है, बराबर, ठीक है। गलती से समानुपाती नहीं मार दीजिएगा, कहना क्या कि उसकी भुजाएं होती है समानुपाती, लेकिन कोण उसका बराबर होता है, ठीक है। छोटा हो या बड़ा, कोण बराबर होगा। तो 25 का हो जाएगा सी ऑप्शन। 26 में बोलता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, दूसरे यानी दो भुजाओं को क्या करता है, अच्छा थोड़ा मिट गया है, अच्छा मतलब कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई अन्य दो रेखाओं को यानी एक गई रेखा अन्य दो भुजाओं को क्या करता है, खाली जगह अनुपात में विभाजित करती है। तो वह बोला कि समान असमान ये भी दोनों
या तो इनमें से कोई नहीं। देखते हैं एक जैसे त्रिभुज है। अब मान लो यहाँ पर इस भुजा के समांतर खींच रहे हैं, तो यहाँ पर खींच दिए इसे, मान लो, तो क्या इस भुजा को जितना दूरी में काट रही है वही भुजा उतना ही दूरी में यहाँ पर काटेगा, ठीक है, क्या कि समांतर है तो सेम सेम काटेगा, मतलब बराबर होता है, क्या होता है, बराबर अनुपात में काटेगा, तो हो जाएगा समान अनुपात, हो जाएगा 26 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 में बोल रहा है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा क्या होती है। दोस्तों अब आया है संगत भुजा, तो संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है, क्या होता है, समानुपाती, ठीक है, तो हो जाएगा किधर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब देखते हैं 28 नंबर बोल रहा है कि बताइए कि निम्न में से कौन समरूपता की कसौटी जो है नहीं है, समरूपता की कसौटी नहीं है। दोस्तों ये तो होता है, एस भी होता है, एस भी होता है, और एस ये भी होता है। दोस्तों यहाँ पर तो मिस किया है, देखो एस ये नहीं होगा, और तो ये एस ये सब नहीं होगा, ठीक है, यही दो ऑप्शन कोई दिया रहेगा, यहाँ पर तो सभी होने वाला दे दिया, ठीक है, तो नहीं है वहाँ पर बात ही नहीं, सब होने वाला है, ठीक है, सब हो जाएगा, समरूपता कसौटी से होता है, ठीक है। तो कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा इस तरह से, एस ये दिया रहेगा, तो फिर ये एस इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है। तो 28 पे पेंडिंग रहने देते हैं। और 29 में देखते हैं 29 क्या बोलता है। 29 में बोल रहा है कि एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर CD है, उसके विकर्ण क्या है, परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो बताइए कि उसका जो दिया हुआ है AB बराबर 2CD है, तो बताइए कि AOB तथा COD के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है। पहले बोला कि ABCD समलंब त्रिभुज है, समलंब इस तरह से होता है ना। अब उसका बोल रहा है ए हो गया ABCD, ठीक है। अब उसका जो विकर्ण है क्या, परस्पर ऊपर समद्विभाजित करता है, चलो इधर से काट दिया, ऐसे काट दिया, अब यहाँ पर वो हो गया। अब पूछ रहा है कि जो AB है उसका दोगुना यहाँ पर है, देखो यहाँ पर AB बराबर 2CD, यहाँ पर 2CD एक दिया हुआ है, समय क्या दिया हुआ है कि रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, इस रिलेशन से बनाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ AB जो है भुजा, उसका क्या है, 2 गुना है CD, क्या है, 2 गुना, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, तो बोला कि AOB कहाँ पर है, ऊपर देखो AOB ये भुजा है, और COD ये भुजा है, ठीक है। दोनों क्या है कि क्षेत्रफल के अनुपात का क्या होगा, अच्छा क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि देखो हम लोग एरिया का बात कर रहे थे, एरिया वाला हम लोग जानते हैं कि दोनों का अनुपात पूछेगा, क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए देखिए एक भुजा, एक ये एरिया बोल रहा है, दूसरा ये एरिया बोल रहा है, तो हम देखते हैं कि एरिया क्या होता है कि AOB बटा में एरिया COD का संगत भुजा, देखो ये भुजा का संगत भुजा ये हो जाएगा, देखो अलग हम लोग अलग कलर से दिखा देते हैं उसको, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर देखो ये जो भुजा है वो इस भुजा के क्या है, संगत है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं उसके संगत भुजा, मतलब AB का स्क्वायर के संगत भुजा क्या है, CD के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिलेशन दिया AB बराबर 2CD, तो यहाँ 2CD रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2CD का स्क्वायर को होल स्क्वायर बटा में CD का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो 4CD का स्क्वायर डिवाइडेड बाय CD का स्क्वायर हो जाएगा, तो CD कर जाएगा 1/4 हो जाएगा, मतलब 4:1 में बांट देगा, ठीक है। ये वो भी पहले रहेगा, COD पीछे रहेगा, ठीक है, 4:1, तो 4:1 ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि विकर्ण का स्क्वायर जो है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के है, तो बताइए कि वह त्रिभुज कैसा होगा। तो बहुत ही आसान है, पाइथागोरस थ्योरम का ये कंडीशन दिया हुआ है, इस तरह से है, ठीक है। तो इस तरह कंडीशन होता है, वह समकोण होता है, क्या होता है, समकोण, ठीक है। तो हो जाएगा समकोण, C ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बोले किसी समकोण त्रिभुज की आधार और लंब की ऊंचाई क्रमशः 5 और 12 दिया हुआ है, तो बताइए कर्ण का क्या होगा। ये देखो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, उसका आधार दिया हुआ है 5, पहले आधार 5 है, और उसका लंब दिया हुआ है 12, क्या दिया हुआ है 12, ठीक है। अब कर्ण का पूछ रहा है, तो क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे,
तो कर्ण का निकालेंगे तो ये दोनों को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर करके जोड़ देंगे। हो जाएगा 12 का 144 हो जाएगा और 5 का हो जाएगा 25। तो क्या हो जाएगा 9 4 2 6 169। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब कर्ण का निकालना रहता है तो कर्ण कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण हम लोग जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रूट करना पड़ेगा, कर्ण का रूट अंडर 169। तो क्या हो जाएगा 13 का रूट 169 होता है, 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो उसका रूट 13 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन 13 है, 13 ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। अब 31 हो गया। 32 में देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी की होती है। वृत्त के, देखो वृत्त के केंद्र से एक वृत्त खींचे हैं, उस पर एक स्पर्श रेखा करा दिए, ठीक है, स्पर्श करा दिए। तो उसमें पूछता है, अच्छा स्पर्श नहीं, वह स्पर्श करा दिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पर कौन सी बिंदु न्यूनतम है केंद्र से। तो केंद्र से जहाँ पर ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है वो लाइन जहाँ पर कट सबसे ये वृत्त को प्रतिच्छेद किया, बस वही जगह सबसे दूरी छोटा होगा, ठीक है। बाकी तुम जिधर इधर घूमेगा, जिधर इधर घूमेगा, सब क्या बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बड़ा, ठीक है। तो जहाँ पर वह वृत्त क्या करता है, पॉइंट पर एकदम स्पर्श बिंदु पर जहाँ पर वो क्या करे, प्रतिच्छेद करता है, जहाँ पर वह इस स्पर्श करता है वृत्त का, उसी जगह सबसे शॉर्टेस्ट बिंदु क्या होता है, न्यूनतम दूरी होता है। तो न्यूनतम दूरी वही हो जाएगा जो वृत्त का सबसे स्पर्श कहाँ करेगा, एकदम सबसे स्पर्श बिंदु पर करेगा। तो वह हो जाता है स्पर्श बिंदु, क्या हो जाता है स्पर्श बिंदु। तो हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर ये है राइट आंसर। अब देखते हैं 33 नंबर क्या बोलता है, कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा में क्या संबंध है। अब वृत्त के क्या बोल रहा है, कि व्यास के सिरों पर खींची गई रेखा। अब मान लो एक वृत्त है, तो वृत्त पहले ड्रॉ करते हैं, एक वृत्त हो गया और उसका व्यास है, ठीक है। अब व्यास के स्पर्श करके खींचा गया, इधर भी खींचे इधर भी खींचे, तो क्या हुआ, किस प्रकार का लाइन बना, रेखा बना, तो वह समांतर होता है, क्या होता है समांतर, ठीक है। तो वह उसे बोलते हैं ये रेखाएं समांतर होगी। 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 34 में बोल रहा है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त की पी ए और पी बी स्पर्श रेखा है, तो बताइए कौन ये, अच्छा वो ये पी का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, एक वृत्त ड्रॉ करते हैं। उस वृत्त में बोल रहा है कि बाह्य बिंदु क्या है, एक पी है, क्या है पी, ठीक है। तो यहाँ से एक ए पर खींचा गया, यहाँ से एक बी पर खींचा गया, ठीक है। तो यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, तो सेंटर तो वो है ये है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे खींचेंगे लंब, यहाँ पर ऐसे खींचेंगे लंब, तो क्या हो जाए, किसका एंगल दिया हुआ, किसी का एंगल नहीं था। पूछ रहा है कि ओ ए पी का मान क्या होगा, तो वो ए पी का मान उसको इंडिकेट करता हूँ मैं अलग कलर से, ठीक है। अब वो ए पी मतलब वो ए पी का मान बताइए, यहाँ वाला एंगल। तो यहाँ वाला एंगल तो हम लोग जानते हैं कि केंद्र से अगर त्रिज्या खींचा जाता है स्पर्श रेखा पर, तो वह हमेशा लंब होता है, क्या होता है हमेशा लंब होता है, ठीक है। तो जब लंब होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, 90 डिग्री का कौन बना रहा है वहाँ पर, तो बोल सकते हैं कि वो ए पी का कोण 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही आसान था, केवल देख करके बताना था। 35 में उसी तरह क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि बताइए कि वो केंद्र वाले एक वृत्त का यदि पी क्यू और पी आर स्पर्श रेखा है, उसके साथ ही क्यू पी आर दिया हुआ 80 डिग्री, तो बताइए आर ओ क्यू क्या होगा, उसका मान क्या होगा। तो एक वृत्त ड्रॉ कीजिए सीधे सीधे, और उससे बोला कि बाह्य बिंदु क्या है, एक बिंदु जो दोनों में रिपीट किया वही हो जाएगा बाह्य बिंदु पी है। अब बोला पी क्यू, पहले क्यू खींच रहा है तो यहाँ पर क्यू हो गया, अब यहाँ पर आर खींच रहा है तो आर खींच दिए, और उसके बाद यहाँ पर एक ओ है सेंटर में, वो बोल रहा है इसमें लंब हो जाएगा, इसमें लंब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ का एंगल दिया हुआ है, यहाँ का एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ का एंगल दिया हुआ है क्यू पी आर, तो क्यू पी आर ये एंगल हो जाएगा, दिया हुआ 80 डिग्री दिया हुआ है। और तो हम लोग जानते हैं, और किसका पूछा है, आर ओ क्यू का, तो आर ओ क्यू ये एंगल पूछा है। तो हम लोग जानते हैं ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, मतलब ये 90 और ये 90। तो बताइए यहाँ का एंगल पूछ रहा है, उसको अलग कर दो, देखो यहाँ का एंगल पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ का एंगल क्या होगा, तो ये एंगल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सभी को जोड़ के 360 से माइनस कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये 90 90 80, तो 90 90 180 हो गया, ये वाला दोनों, ठीक है। और साथ ही 80 था पहले से,
180 बटा में 80 तो क्या हो जाएगा 260 हो जाएगा। अब 260 को क्या करो 360 से माइनस कर दो, तो 360 से माइनस करने पर क्या आता है 360 माइनस 260 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो गया, 0 हो गया, 100 आ गया। तो जो एंगल बीच में एंगल बन रहा था यहाँ पर वृत्त के केंद्र में वो 100 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब 36 में बोल रहा है कि बताइए कि वृत्त की त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है। बहुत ही एकदम बच्चों वाली क्वेश्चन पूछ दिया। तुम जानते हैं कि व्यास बराबर क्या होता है, हाँ 2 इंटू त्रिज्या होता है। ठीक है, 2 इंटू आर, डी बराबर क्या होता है डायमीटर बराबर 2 इंटू आर त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा कंडीशन है, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। अब इसके आगे क्वेश्चन बताया 37 में 60 डिग्री केंद्रीय कोण बना रहा है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो हम जानते हैं कि देखिए एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो बताइए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 होता है। ठीक है, तो पाई का मान क्या है 22/7 रखते हैं, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14 हो गया। अब साथ ही क्या दिया हुआ है थीटा कितना दिया हुआ है 60, तो यहाँ पर 60 रखेंगे बटा में 360। ठीक है, तो क्या हो गया 0 0 कट जाएगा, 6 6 36 6 कट गया। अब यहाँ पर 7 दूना 14, 2 2 तिया 6 3 हो गया। अब इसको क्या करना है 22 और 14 को गुना कर दो, कितना आता है 14 दूना 28 के 8, हाथ में 1 और 2, 14 28 2 30, 308 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 308 बटा 3, देखो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। 38 में बोलता है कि बताइए वही सेम वही क्वेश्चन है, केवल इसमें 60 डिग्री एंगल है। ठीक है, वही क्वेश्चन है 60 डिग्री केवल एंगल 60 कर दिया है, उसमें था ऐसा इसमें भी 60 है इसमें भी 60, दोनों का सेम है, केवल त्रिज्या में कन्वर्ट किया, इसमें 21 डिग्री 21 सेंटीमीटर लेना है, उसमें 14 सेंटीमीटर लिए थे। ठीक है, दोनों का क्वेश्चन सेम है। तो क्या करते हैं इसमें भी क्या निकालना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब पाई आर स्क्वायर 22/7 पाई हो गया, आर कितना है 21 गुने 21 हो जाता है आर स्क्वायर इंटू थीटा क्या है 60 बटा 360, वही फॉर्मूला में बैठा रहे हैं, 0 कट गया, 6 6 36 6 बार में। अब क्या करना है 7 तिया 21 3 बार में कट गया, 3 एकम 3 3 दूना 6 यानी कि कट गया, और 2 एकम 2, अब 11 दूना 22। अब कितना हो जाएगा 21 तो यहाँ के 210 और फिर 21 210 और फिर 21 कितना हो जाएगा 1 3 2 231 हो जाएगा। तो 231 किसमें दिया हुआ है 231 हो जाएगा 231 सेंटी, देखिए यहाँ पर दिया 231 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर हो जाएगा 38 का। अब 39 में बोल रहा है कि बताइए कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्या करना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त है अर्धवृत्त, उसका क्षेत्रफल बोल रहा है कि अर्धवृत्त इस तरह से है, इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो देखो पूरा क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है, आधा निकालना तो 1/2 से गुना कर देंगे, हो जाएगा क्या आधा हो जाएगा। अब क्या करो फॉर्मूला बिठा दो 1/2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या कितना है 7 इंटू 7, 7 7 कट गया, 2 एकम 2 11 दूना 22 घटते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो 77 किस में है देखिए, अच्छा इसमें 2 भी दे दिया है, 2 तो गलत हो गया, 77 बनने पर क्या होगा 77। ठीक है, 39 का हो जाएगा ए। 40 में बोल रहा है कि बताइए कि एक वृत्त का कोई जीवा वृत्त की त्रिज्या के क्या है के बराबर है, तो बताइए उसका केंद्रीय कोण का मान क्या होगा। अब देखो दोस्तों इसको समझने वाली क्वेश्चन है, बोला कि पहले वृत्त है, उसमें बोला कि वृत्त का कोई जीवा वृत्त का क्या है त्रिज्या के बराबर, एक मान लो त्रिज्या क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या बराबर है। ठीक है, अब इसी त्रिज्या के बराबर बोला कि इसका जीवा है जीवा। ठीक है, तो ये त्रिज्या यहाँ पर भी बराबर होगा, वही त्रिज्या यहाँ पर भी बराबर, दोनों जगह बराबर होगा, और ये नीचे वाला जीवा भी उसका है जीवा भी बराबर है। ठीक है, तो मैं इसके अलग कलर से इंडिकेट करते हैं, जैसे कहाँ ये जीवा खींचा गया है। ठीक है, वो जीवा किसके बराबर है इस त्रिज्या के बराबर है, तो ये त्रिज्या यहाँ पर भी तो बराबर होगा, मतलब ये क्या है समकोण त्रिभुज का फॉर्मेट करता है। तो मतलब समकोण त्रिभुज क्या होता है एंगल 60 डिग्री होता है,
तो वह हो जाएगा एंगल पर कितना डिग्री कौन बना रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। साथ ही पाँचों सेट कंप्लीट हो गया है। तो यानी कि 40 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो क्या 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो 200 क्वेश्चन को साथ ही क्या करना है, एक दो बार और रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से क्या होगा, कहीं पर कन्फ्यूजन ना होगा। नहीं तो एग्ज़ाम के दिन में क्या होता है कि कन्फ्यूजन ही ज़्यादा होता है, इसलिए अभी ज़्यादा मौका है, अभी मेहनत कीजिए। तो चलिए, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।